जय हिंद दोस्तों। अक्सर आपने कई तरह के दिलचस्प मामले कोर्ट के अंदर आते जाते देखे होंगे। कई बार ऐसे मामले होते हैं जो आमतौर पर हम उन्हें आम जिंदगियों में नहीं सुनते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जो हमारे होश खड़े कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला है, लाल किला से संबंधित है। ये केस का नाम आप देख रहे हैं, सुल्ताना बेगम बनाम भारत संघ का ये मामला है। और ये सुल्ताना बेगम जो महिला हैं, इन्होंने लाल किला के ऊपर अपना दावा पेश किया है कि लाल किला इनका है। लाल किला इनका क्यों है, इसके पीछे का कारण ये बताती हैं कि जो मुगल जो साम्राज्य थी, उस साम्राज्य की जो अंतिम कह सकते हैं रूलर बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनके परपोते की ये विधवा हैं, यानी कि उनकी वंशज हैं, और उनको ये विरासत में लाल किला इन्हें मिला हुआ है। तो इस आधार पर ये लाल किला को अपना संपत्ति बताती है, अपनी संपत्ति घोषित करती हैं। इसके साथ इन्होंने भारत सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया। 2021 में इन्होंने केस भी फाइल किया, और केस जो टाइटल सूट फाइल किया उसमें एकल जज बेंच यानी सिंगल जज बेंच ने इसमें निर्णय भी दिया था, और इसको फिर खारिज कर दिया पूरी तरीके से मामला, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना हो चुका है। 150 साल से ज़्यादा के पुराने मामले में इन्होंने अब जाके टाइटल सूट फाइल किया था, तो 2021 में इसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील किया। दिल्ली हाईकोर्ट में जब इन्होंने अपील किया तो दिल्ली हाईकोर्ट के अपील में हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप 2.5 साल तक क्या कर रही थी। 2021 में जब जजमेंट आया, इसके बाद आप 2.5 साल के अंदर ही केस क्यों नहीं आपने फाइल किया, इसके बाद आप इतने दिनों के बाद आप क्यों कोर्ट के अंदर आ रही हैं। तो इस पर समय सीमा जो टाइम पीरियड है लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, वो टाइम पीरियड खत्म हो जाने की वजह से इसको दोबारा से निरस्त कर दिया गया इस मामले को, और इसमें कई तरह के कानूनी दावपेच के बारे में बात भी की गई। अब इसमें कुछ थोड़ी सी बातें अगर हम देखें, थोड़ा केस के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर समझें, तो केस का पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली यहाँ पे यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि लाल किला पर अपना हक जता रही हैं सुल्ताना बेगम, और ये अपने आप को जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे उनके उस शासक के परपोते की विधवा बता रही है। तो उस हिसाब से ये प्रॉपर्टी इनको होना चाहिए, लाल किला इनके पास होना चाहिए। भारत सरकार इस पर अवैध कब्जा जताई हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज क्या कहती है, कोर्ट ने क्या कहा कि 150 साल से ज्यादा का समय बीत गया। इतने वर्षों तक, जब 1857 में, आपको याद होगा 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, और सिपाही विद्रोह में उस समय यानी उनका मानना था कि उसी समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कब्जा कर लिया था। आपको याद होगा 1858 में उस समय से भारत के अंदर वाइस राय का शासन हो गया था, यानी डायरेक्ट ब्रिटेन से शासन हो रहा था। तो उसी समय ये लाल किला उस समय कब्जे में आ गया था। ये इनको इन जो बहादुर शाह जफर थे इनको वहां से शासन से हटा दिया गया था। पूरी तरीके से इनका पतन होना स्टार्ट हो गया उस समय, और खत्म ही लगभग मुगलिया साम्राज्य का अंत स्टार्ट हो चुका था उस दौर में। तो लाल किला आपको पता होगा, लाल किला कब बनवाया गया था। देखिए 1638 ईस्वी में, 1638 ईस्वी में लाल किला का निर्माण स्टार्ट किया गया था। लगभग 10 वर्ष का समय लगा था। 1648 में लाल किला बन के तैयार हुआ था, और बनाने वाले का नाम है शाहजहां। शाहजहां ने इस लाल किला को बनाया है, और ये काफ़ी एक आप कह सकते हैं यूनेस्को से ये आपको इसको हेरिटेज माना गया है। इसके साथ भारत के लिए एक बहुत बड़ी पर्यटन का क्षेत्र भी है। भारत के जो हम लोग गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, उसका झंडा भी हम लाल किला पर ही फहराते हैं। तो तमाम तरह के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लाल किला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत के लिए और भारत के विरासत के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर चूंकि ये टाइटल सूट है, और टाइटल सूट काफ़ी ज़्यादा ये एक इंटरेस्टिंग सूट है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डायरेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें अब इनका जो सुल्ताना बेगम है, इन्होंने कोर्ट के अंदर इनके एडवोकेट ने क्या क्या दलीलें दी हैं। इन्होंने कहा कि 1857 से पहले, जब 1857 से के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद उनके परिवार जो थी, उनके परिवार से, उनकी संपत्ति से उनको वंचित कर दिया गया था। किसके द्वारा वंचित किया गया था, यानी कि उस समय की सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है,
जो इनके पूर्वज थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनको विरासत में यानी इनके विरासत के माध्यम से ये इनको प्रॉपर्टी मिला है। और जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे उनकी 82 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, जो कि दिन था 11 नवंबर 1862 को उनकी निधन हो गई थी। तो इसके बाद से ये यानी कि कोर्ट का ये भी कहना है कि आप इतने समय तक क्या कर रहे थे, आपके जब इनकी मृत्यु हो गई थी इसके बाद भी तो आपके लोग जिंदा थे, उसमें से कुछ और भी जो लोग थे भारत की आज़ाद होने के बाद क्यों नहीं केस किया, इतने समय के बाद आप क्यों केस कर रहे हैं। तो कई तरह के पॉइंट कोर्ट ने रखे। तो कोर्ट ने क्या क्या बात किया कि चूंकि देखिए 2 डिमांड इन लोगों ने किया था। डिमांड में एक तो आपका डिमांड था कॉम्पनसेशन का, ये चाहते थे कि कॉम्पनसेशन मिले, मुआवजा मिले। और दूसरा डिमांड था टाइटल का, टाइटल का डिमांड था। तो दोनों दोनों यानी टाइटल का आप बोल सकते हैं, ये जो दोनों डिमांड है, ये दोनों डिमांड इन्होंने रखा था। और इस डिमांड में ये जो मुआवजा के लिए यो कोर्ट से रिक्वेस्ट किया, तो इसमें दोनों चीज़ों को इसमें से हटा दिया गया और ये स्पष्ट कर दिया गया कि 2.5 साल से ज़्यादा की देरी हुई है, लिमिटेशन एक्ट का वायलेशन हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखा गया कि चूंकि 1857 के समय की ये बात है और 1857 के समय के बाद में 150 साल लगभग हो चुका है, इससे ज़्यादा ही हो चुका है। इतने वर्षों के बाद में ये आपका मामला सुनने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस आधार पर भी कोर्ट ने इसको कंप्लीटली डिनाई कर दिया इस मामले को। और ये इस तरीके से दिलचस्प रहा। ये आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझ लें, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी एग्जाम आ रहा है, पीसीएसजे का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो 1837 में अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 28 सितंबर 1857 को ये मुगल साम्राज्य की गद्दी पे बैठे थे। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल आपके लीडर नहीं थे, पावरफुल राजा नहीं थे। ये मुगल साम्राज्य के बहुत कमज़ोर राजा में से आप एक बोल सकते हैं। तो ये थे और इनके समय में साम्राज्य में कभी भी इन्होंने प्रशासन नहीं संभाला। ये जब से बने इसके बाद तो फिर इनका पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य ही खत्म होना स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे चूंकि इनको क्या किया गया था कि जहांगीर, जो आपके मिर्जा जहांगीर थे, मिर्जा जहांगीर की जगह पर इनको बनाया गया था, यानी बहादुर शाह द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया गया था। और उस समय एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि जो साउथ वाला जो क्षेत्र था, महाराष्ट्र वाला, यानी 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। और जो दक्कन के क्षेत्र में मुगल साम्राज्य का जो इलाका था, उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई और मुगल साम्राज्य के अधीन जितने भी क्षेत्र आ रहे थे उन सभी क्षेत्र या तो स्वतंत्र बन गए या फिर वो मराठा साम्राज्य के द्वारा कब्जा कर लिए गए। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग दक्कन वाले क्षेत्र में, डेक्कन वाले जो क्षेत्र था, जो साउथ वाले जो क्षेत्र आप बोल सकते हैं, उस क्षेत्र में लगभग आपका इनकी नियंत्रण खत्म होते चली जा रही थी। और बहादुर शाह द्वितीय नाम मात्र के सिर्फ शासक रह गए थे। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर ये शासक थे, जिनके पास वास्तविक ना अधिकार था, ना कोई इनके पास योग्यता था, कुछ भी नहीं था। एक तरीके से बस गद्दी पे बैठे हुए थे। इसके बाद बस अंग्रेजों ने इनको गद्दी से हटा दिया, इसके बाद पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इनकी बाद में तो मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखेंगे अपने शासनकाल के दौरान से ही यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, इनके दरबार की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखना है। इनके दरबार में कुछ उर्दू कवि थे जो काफ़ी प्रमुख कवि हैं, जैसे मिर्जा गालिब इनके ही दरबार में थे। इसके बाद दाग देहलवी थे, मोमिन खान मोमिन, ये भी किसके दरबार में थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में थे, कवि थे। ठीक है, और इसके बाद मोहम्मद इब्राहिम जैक्स शामिल थे। मोहम्मद इब्राहिम जैक जो थे ये आपके शाह जाफर, बहादुर शाह जाफर थे, उनके गुरु थे। ये बहादुर शाह जाफर द्वितीय हैं। ठीक है, उनके गुरु थे। 1857 के विद्रोह के बाद उनकी कई रचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके बाद आपको ये कुलकियात ए जफर में संकलित किया गया। तो ये आपका पूरा का पूरा शॉर्ट एक इतिहास रहा बहादुर शाह जफर द्वितीय का। ज़्यादा कुछ नहीं है इनके इतिहास में पढ़ने लायक। ज़्यादातर तो आपके इतिहास में इनके बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। लेकिन आपको ये इस हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु होने के बाद में कब्जा कर लिया लाल किला के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसके बाद भारत सरकार ने उसको ले लिया। तो भारत सरकार का कब्जा है। इसी कब्जे को वापस लेने के लिए सुल्ताना बेगम ने टाइटल सूट फाइल किया था। और यहाँ पे टाइम बार्डेशन की वजह से, लिमिटेशन एक्ट की वजह से
लिमिटेशन एक्ट की वजह से, लिमिट खत्म हो जाने की वजह से इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। ये जजमेंट रहा, ठीक है ना। इसके साथ एक आपने रूल पढ़ा होगा कि 12 साल के अंदर आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर दावा करना होगा, चाहे वो आपकी मान लीजिए जो भी आपकी अचल संपत्ति है, उस संपत्ति में अगर या तो वास्तविक है या वैध मालिक हैं आप, उस अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जा से, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है तो उससे वापस लेने के लिए आपको 12 साल के अंदर ही कदम उठाना होगा। अगर आप नहीं उठाएंगे तो बेसिकली 12 साल तक जो जिस प्रॉपर्टी पे रहा वो उस प्रॉपर्टी वो उसका हो जाएगा। ये बेसिकली आपने कई बार ऐसे टर्म्स सुने होंगे। 12 ईयर का लिमिटेशन पीरियड की बात करता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें ये चीज़ बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, यस एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि ये जो 12 साल वाली बात है ये सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर लागू नहीं होती है। यानी कि सरकारी जमीन पर कोई अगर अवैध कब्जा किया हुआ है तो उसको कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। ये बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये बोला गया है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा। कई बार है इसके ऊपर काफ़ी डिटेल और वीडियो लेके आऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेशन ये आपका। तो ये पूरा का पूरा आपको सेशन समझ में आ गया। दिलचस्प स्टोरी थी। आपको अगर इसमें अगर कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपनी जो इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि क्या और हो सकता है, क्या इस तरह से कोई और मॉन्यूमेंट है क्या भारत के अंदर जो मुगल साम्राज्य के द्वारा दिल्ली के अंदर जितने बनाए गए हैं, क्या उसमें से कुछ ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपने व्यूज़ को बताएं कमेंट के अंदर। और मेरे साथ आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इधर जुड़िएगा तो आपको करंट अफेयर के अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे। और आने वाले समय में जो लॉ के जो सब्जेक्ट्स मैं क्लासेस ले रहा हूँ वो सारे भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद जय भारत।